Hello everyone, welcome to Dr. Dushyant's physics classes. Myself Dr. Dushyant, and today in the next lecture of foundation course you are watching a lecture from class 9th physics. So last lectures में जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स किए फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि एक अच्छी सी कम्युनिटी हमारी बने और ताकि हमारी लर्निंग और भी इंजॉयबल और इंटरटेनिंग रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के इस लेक्चर में फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और बच्चों हम कुछ केसेस देखेंगे जिसमें दो व्हीकल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, या एक गन जो है वो बुलेट को शूट करती है और वहाँ पर भी मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है। तो चलिए पहला केस लेते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का। बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि लीनियर मोमेंटम या कोई भी मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है कि किसी भी इम्पैक्ट से पहले का मोमेंटम और इम्पैक्ट के बाद का मोमेंटम वो सेम रहना चाहिए। कंजर्वेशन क्या कहता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पहले कैसी थी और उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद में कैसी है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो वो फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहती है। और अगर केस लेते हैं हम लीनियर मोमेंटम का, तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन देखेंगे और यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कोलिजन, तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम, बोथ द मोमेंटम शुड रिमेन सेम। चलिए लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए और पहले ये ऑब्जेक्ट दोनों यहाँ पे इस तरह दिखाई दिए जा रहे हैं। आपको देखने में लग रहा होगा एक का मास ज़्यादा है, एक का मास कम है। सो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें आप कि यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करने जा रहे हैं। दोनों डायरेक्शंस, दोनों ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन सेम है। चलिए, so when two objects collide, the total momentum before collision is equal to total momentum after collision। ये होता है और हमने ये यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव भी करना है। चलिए देखते हैं। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन मूवमेंट जो है दैट इज दिस डायरेक्शन। ठीक, इसकी वेलोसिटी जो भी है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी इज मोर, इसकी वेलोसिटी लेस है। अब दैट इज ऑब्वियस, अगर आप कम वेलोसिटी से आगे चल रहे हैं, सो पीछे से दूसरी गाड़ी अगर आ रही है और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इट इज़ गोइंग टू कोलाइड, सो देयर इज अ कोलिजन ओवर हियर। यहाँ पे क्या हो गया है, कोलिजन हो गया है। और अब क्या हुआ, जब कोलिजन हुआ तो आपकी कार जो है वो इसी डायरेक्शन में और वेलोसिटी के बाद चेंज्ड वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। क्लियर है, कोलिजन हो गया। अब हम देखते हैं क्या इसी केस में हमारा कोलिजन जो है वहां पे कंजर्व मोमेंटम रखता है या नहीं। चलिए डिड्यूस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो डायग्राम में जिस तरह हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, एक को मान लेते हैं एक को बी, एक का मास एम ए है और दूसरे का मास एम बी, मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है along a straight line with velocity UA and UV। एक के वेलोसिटी ए की ए है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरे की यूनिट इनिशियल वेलोसिटी यूवी है। क्लियर है, ये इनिशियल वेलोसिटीज यूए और यूवी दैट इज बिफोर कोलिजन रिस्पेक्टिवली, सच दैट यूए पहले वाले ट्रक वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी और कार की वेलोसिटी कम थी। यूए इज ग्रेटर देन यूवी था। दे कोलाइड, फिर वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, क्योंकि पीछे वाले ऑब्जेक्ट की, पीछे वाले व्हीकल की वेलोसिटी ज़्यादा थी टाइम टी की। आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई भाई। कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या हो गई है, वी ए और वी बी। वी जिसकी यू ए थी, अब उसकी वेलोसिटी चेंज होके वी बी बन गई, वी ए बन गई है। और जिसकी वेलोसिटी यू बी थी, अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गया। लेट्स सी, अब देखते हैं। ये देखिए दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं डायग्रामेटिकली, यू ए और यू बी बिफोर कोलिजन।
कोलिजन हुआ, कोलाइड किया मास का ड्यूरिंग कोलिजन, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, मास ए और मास बी, यहां दिखाई दे रहा है मास ए बड़ा है और मास बी छोटा है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, कोलिजन होने के बाद जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट नाउ द वेलोसिटीज हैज बीन चेंज्ड। सो हमने चेक करना है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो इनके मोमेंटम्स हैं वो कंजर्व है या नहीं, वो कांस्टेंट है या नहीं, वो सेम है या नहीं। सो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। लेकिन अब हम यूज क्या करेंगे, यहां पे हम यूज करने जा रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, ठीक, फोर्सेस जब भी लगेंगी वो इक्वल होंगी बट अपोजिट होंगी डायरेक्शन में। क्लियर है? चलिए देखते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए बी के ऊपर फोर्स लगाता है एफ ए बी। मान लीजिए एक फोर्स हमने ले ली एफ ए बी, ये कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है बी पे, ट्रक लगा रहा है कार पे। सो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बी पे लगा रहा है ना, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, जितना उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है। सो रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, और मोमेंटम किसके बराबर होता है बच्चों, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, जब चेंज की बात आती है तो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है वी ए माइनस यू ए। क्लियर? सो यही इंपैक्ट हमने यहां देखा, एम ए इंटू मास, और चेंज इन वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मींस आफ्टर कोलिजन, क्लियर, डिवाइडेड बाय टाइम टी। अब दूसरा फोर्स कौन सा है, जो बी ए पे लगा रहा है, क्योंकि अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया है सो उसने बी ने भी ए पे फोर्स लगाया होगा। सो लेट इट बी एफ बी ए। तो बच्चों अगर एफ बी ए है, ये भी तो रेट ऑफ चेंज हुआ होगा, इसका भी मोमेंटम चेंज हुआ होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, ये हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है। ठीक है, अब यहां देखिए ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ बी इनटू चेंज इन वेलोसिटीज ऑफ बी। बच्चे चेंज v की पहली इनिशियल वेलोसिटी u b थी, फाइनल वेलोसिटी v b है, इन दोनों का j, फाइनल माइनस इनिशियल निकाल लो, ये आ गया, इनटू मास आ गया, मास ऑफ b डिवाइडेड बाय आ गया टाइम। सो ये दो फोर्सेस आ गई हैं, एक a ने b पे लगाई और दूसरी b ने a पे लगाई। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट इन नेचर। सो अपोजिट को हम किससे डिनोट करते हैं, नेगेटिव साइन से। क्लियर है? ए इज इक्वल टू माइनस आर हो जाएगा। अब ए की वैल्यू एफ ए बी, फोर्स लगा रहा है बड़े वाला, इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, दोनों इक्वल होगी बट नेचर अपोजिट होगा। क्लियर है? डाल दो बच्चों, ये ऊपर से ही जो दो कंपोनेंट्स आपको एफ बी ए और एफ ए बी के मिले हैं, पुट दैम इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में डाल दीजिए। चलिए डाल दिया एक्सप्रेशन में, एफ ए बी की वैल्यू आ गई, माइनस आ गया एफ बी ए की वैल्यू। चलिए अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने इनको एक्सप्लेन करना है इनको। अब देखिए दोनों तरफ बच्चों डिनोमिनेटर में टी है, सो दैट टी वुड बी कैंसल्ड आउट। क्लियर? इस एम ए को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां पे एम बी को अंदर मल्टीप्लाई करो। क्लियर? एम ए को जब अंदर मल्टीप्लाई किया, पहली टर्म बन जाएगी एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए, इक्वल टू, माइनस अपनी जगह बाहर रहने दो अभी, और पहले वाले में, और पहले यहां पे माइनस बाहर रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। क्लियर? अब माइनस को भी अंदर ले जाओ, सिर्फ साइन चेंज करने हैं बच्चों, पहले वाला नेगेटिव हो जाएगा, दूसरे वाला माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस। सो एम बी यू बी विल बी पॉजिटिव, और पहली टर्म हो गई माइनस। अब बच्चों माइनस वालों को अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहां पे है, इसको इधर ले जाओ, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला इधर माइनस है तो वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में यही करते हैं। हमने एम ए यू ए
यहाँ पर था, इस टर्म को उठाया, ये नेगेटिव था, इसको ले गए RHS में यहाँ, पहले ही पॉजिटिव है इनिशियल वैल्यूज वाला, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया बच्चों, आ गया MAUA MVUA, क्लियर हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गए। अब बच्चों दूसरी टर्म माइनस वाली नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है, और इधर VB वाली नेगेटिव है बच्चों, इस टर्म को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, सो अगेन वी विल गेट बोथ द पॉजिटिव टर्म्स। सो ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम after collision. So what is happening over here? So total momentum of the body is conserved provided no external force acts on them. This proves the law of conservation of momentum. ये बात समझ आ गई, इसको अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं, बट वाइल फायरिंग अ गन, क्लियर। चलिए देखते हैं, एक और केस ले लेते हैं आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हेन फायरिंग अ गन। चलिए, you have a gun and a bullet, so mass m1 बुलेट का है, मास m2 गन का है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है बुलेट की बिफोर फायरिंग, एंड u2 है गन की बिफोर फायरिंग, क्लियर। चलिए, फाइनल वेलोसिटी बुलेट की आफ्टर फायरिंग एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, दैट इज v2, क्लियर। बिफोर वाले कंपोनेंट u1 u2, आफ्टर वाले वेलोसिटी कंपोनेंट v1 v2, ठीक है। 1 कौन है, बुलेट है, 2 कौन है, गन है, क्लियर। चलिए देखते हैं, अब आपने क्या किया, यू गेट दैट बुलेट। सो आपने क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है कि टोटल फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर है, आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू बिफोर द कोलिजन। सो व्हाट यू हैव डन, सो आपने ये प्रूव करना है m1 v1 प्लस m2 v2 दैट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, एज गन एंड बुलेट्स आर इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, initially their velocity will be 0, hence total initial momentum is 0. so total initial momentum कितना होगा, 0 होगा भाई, क्योंकि u1 और u2 क्या है, 0 है। चलिए देखते हैं, बुलेट फायर कर दी हमने, क्या किया, बुलेट फायर की, बुलेट फायर करने के बाद m2v2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 हो गया, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटीज तो उसकी 0 है भाई, u1 u2 तो है ही 0, so from this above expression this would happen. Negative indicates that gun will move in opposite direction, ठीक है। अगर कंजर्वेशन मोमेंटम है यहाँ पे, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें ये एक चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, ये आपको निकालने के लिए आता है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सारे। सो नेगेटिव इंडिकेट्स दैट गन विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे अपने आप साइन हमारे मैथ्स में आ गया कि नेगेटिव साइन आ रहा है, कहां से आया है, इस अबव एक्सप्रेशन से, क्योंकि बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। फाइनल वाला इस तरह से निकाल लिया हमने, इनिशियल वाला हमारे पास था m1 u1 प्लस m2 u2, बट दोनों u1 और u2 किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटीज हैं और इनिशियली आपके गन जो और बुलेट दोनों रेस्ट पे, तो आपका राइट हैंड साइड हो गया 0। तो आपके पास यहीं से टर्म बन गई है बच्चों, ये वाला टर्म इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इट वुड बिकम माइनस m2 v2, ठीक, अपॉन क्या आ जाएगा, m1। अगर आपको निकालना है v1, तो ये v1 किसकी है, बुलेट की। अगर गन की निकालनी है बच्चों, v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय m2, दैट इज ओवर हियर। नेगेटिव यहां पे साइन किस लिए आ रहा है कि आपकी गन जो है वो उसने क्या किया, रिटेलिएट किया, विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए, गन ने जैसे ही फायर किया, उसके बाद गन ने फायर करने के बाद अपने आप को वो पीछे हो गई, ये देखिए पीछे झटका लगता है, ठीक है। दिस बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉयल। ये
जो झटका लगेगा उसको जर्क लगेगा ड्यू टू द बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन experienced by the shooter, that is called recoil of that gun. What is recoiling? The backward motion of the gun. जब शूट करने के बाद, गोली चलाने के बाद जो बैकवर्ड उसको इम्पैक्ट लगेगा, that is recoiling of the gun. और उस recoil velocity कितनी होगी? V2 होगी. The recoil velocity V2 हो जाएगी आपकी, and that is minus M1 mass of the gun. V1 M1 is the mass of velocity your bullet. V1 is the final velocity of the bullet, क्योंकि आपकी initial velocity तो 0 थी, divided by M2 the mass of the gun. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कंसेप्ट कि गन के केस में जब लॉ कंजर्व रहेगा तो तब हमारे पास एक नई टर्म आ गई, रिकॉयल वेलोसिटी. ठीक है बच्चों, इसी के बेस पे एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं. चलिए, पहला न्यूमेरिकल जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज टाइप ए न्यूमेरिकल्स. कौन कौन से इसमें फॉर्मूलाज लगेंगे? F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? v माइनस यू अपॉन टी. ये कहां से आया आपके पास? दैट इज टोटली द डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टाइम, या आप कह सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस AT. इधर ले जाओ, v माइनस यू हो गया AT के बराबर. अब t को डिनोमिनेटर में ले आओ, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a. तो यही एक्सप्रेशन बच्चों यहाँ पे आ गई, इसी को यूज करेंगे बच्चों. अब क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, पहला न्यूमेरिकल. अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स. कांस्टेंट फोर्स है, किस पे एक्ट करती है? 5 किलोग्राम पे. कितने ड्यूरेशन के लिए? 2 सेकेंड्स के लिए. इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी. इससे आपके पास क्या आ गया? वेलोसिटी चेंज हुई 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड से. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. देखो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 3 मीटर थी, फाइनल वेलोसिटी आपकी 7 मीटर पर सेकेंड हो गई है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम है, टाइम 2 सेकेंड आ गया. ठीक है बच्चों, चलिए केस लेते हैं. हुआ क्या था? आपके पास मास था इस बॉल का 5 किलोग्राम. क्लियर? 5 किलोग्राम को आपने इनिशियल वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड. बॉल वाज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, बट एट दैट इंस्टेंट देयर वाज एन एक्सटर्नल फोर्स, किक वाज देयर. ठीक है, आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, और इंपैक्ट कितना हुआ? 2 सेकेंड्स का. उसकी वेलोसिटी चेंज होगी भाई, 7 मीटर पर सेकेंड हो गई, और वो बॉल कहीं और चला गया. हमें इस फोर्स, इस किक की फोर्स की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, गिवन क्या क्या बच्चों? मास 5 किलोग्राम, टाइम 2 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी आपकी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपकी आ गई 7 मीटर पर सेकेंड. आपको निकालना क्या है? व्हाट इज टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द फोर्स. आपको फोर्स निकालनी है भाई, जो किक मारा वहां पे. फॉर्मूला कौन सा आएगा बच्चों? पहले तो मुझे मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और a किसके बराबर होता है? v माइनस यू अपॉन टी. लास्ट मैंने अभी आपको बताया, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर? चलिए डालिए बच्चों, क्या क्या चाहिए और क्या क्या निकालना है. पहले एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं. एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी है, तो ऊपर से फॉर्मूलाज डालिए. v कितना है? 7 है. u कितना है? 3 है, तो 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई t. t कितना है? 2 सेकेंड्स. सो 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2. 7 माइनस 3 कितना हो गया बच्चों? 4 डिवाइडेड बाई 2. सो एक्सेलरेशन हो गई आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. देन व्हाट हैपन? फोर्स. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. वेरी सिंपल. मास 5 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 2 है, सो इट इज 5 इंटू 2, दैट इज 10 न्यूटन. सो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है उस किक ने, जिससे आपकी वेलोसिटी, उस बॉल की वेलोसिटी 3 से 7 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई. बात समझ आ गई? सो ये था आपका बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल. सो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 10 न्यूटन. ठीक है जी, चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2. विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स accelerating a 2 kilogram mass at 5 meter per second square or 4 kilogram mass at 2 meter per second square. चलिए जी, दो masses हैं,
एक 2 किलोग्राम का, एक 4 किलोग्राम का। एक को आपने एक्सेलरेट करना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 4 किलोग्राम वाले को करना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपने बताना है कि दोनों केसेस में किस केस में फोर्स ज्यादा एग्जर्ट हुई है। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे तो हमें फोर्सेस की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? आपके पास एक मास है 2 किलोग्राम का, इसे आपने पुश करना है सो कितनी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। दूसरा ऑब्जेक्ट है 4 किलोग्राम का, इसको आपने करना है पुश कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों केसेस में पुश वाली फोर्सेस की वैल्यूज निकालनी है। क्लियर है? ए और बी की वैल्यू। चलिए देखते हैं। ए का मास है भाई 2 किलोग्राम, बी का मास है 4 किलोग्राम। ए के केस में एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी के केस में एक्सेलरेशन लानी है आपने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स कौन सी होगी? फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए निकालते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 m1 that is 2 kilogram, mass of object 2 4 kilogram, acceleration in object 1 5 and acceleration in object 2 is 2 meter। चलिए जी फोर्सेस निकालनी है। आपने बताना है कि F1 is greater than F2 और F2 is greater than F1, which one is greater? फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो जी फटाफट ऊपर से फॉर्मूलाज उठाइए और फोर्सेस की वैल्यू निकालिए। F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1 हो जाएगा और F2 विल बी इक्वल टू m2 इंटू a2। चलिए पहले F1 निकालिए, m1 इंटू a1। सो m1 क्या है बच्चों आपका? m1 इज योर 2 किलोग्राम एंड a1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। सो 2 इंटू 5 हो गया तो F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। उसी तरह से F2 निकालिए, F2 विल बी इक्वल टू m2 इंटू a2। m2 कितना है? m2 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम एंड a2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पे देखिए ये एक ठीक। सो m2 4 इंटू 2 दैट इज 4 to 8। क्लियर? सो 8 न्यूटन। F1 आपका 10 न्यूटन है, F2 is 8 न्यूटन। So your answer is accelerating 2 kilogram mass at 5 meter per second square requires greater force as compared to the other one। क्लियर है बच्चों? तो पहले वाले में 10 न्यूटन आई वो बड़ा है, दूसरे वाले में 8 न्यूटन आई वो छोटी वैल्यू। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट आपने निकालने आए, आपने रेगुलेट करना है अपने आप को इस न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी में। 2 person managed to push a motor car of mass 1200 kilogram at a uniform velocity along a level road। ठीक है बच्चों, दो लोग पुश कर रहे हैं एक मोटर कार को जिसका मास है 1200 किलोग्राम एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम है along a level road, straight road है। The same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second। पहले वाला सेम वेलोसिटी के साथ था, दूसरे में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द कार? ठीक है, और रिज्यूम कर लीजिए ऑल पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम फोर्स। क्लियर है? चलिए गिवन क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1200, एक्सेलरेशन 0.2। ठीक है, अब देखिए फोर्स कितनी है। फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास कितना आ गया आपके पास? 1200, एक्सेलरेशन 0.2, so force will be 240 Newton। Force exerted by each person, total force लग रही है 240, so by each person 240 by 3। क्यों? क्योंकि assume किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों सेम लगा रहे हैं फोर्स, so divided by 3 हो जाएगा, that will be 80 Newton। बात समझ आ गई? so पहले फोर्स कोई नहीं थी, फोर्स तीनों इक्वल फोर्सेस थी बट वेलोसिटी थी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कोई नहीं थी। बट हमने 3 लोग लगाए, 3 बंदे पुश करने लगे तो फोर्स आपकी आ गई। फोर्स वहां पे जितनी थी उसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई 0.2। इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स आ गई है वहां पे, उसी फोर्स की वैल्यू निकालनी है हमने। और ये भी देखा जा रहा है कि फोर्स 3 लोग लगा रहे हैं और तीनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। सो जितनी टोटल फोर्स आएगी डिवाइडेड बाय 3, सो दैट इज व्हाट यू हैव गॉट हियर। सो इट इज 80 न्यूटन। सो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो यहाँ तक का इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास आपकी फाउंडेशन कोर्स की होगी क्लास
10th की केमिस्ट्री। ठीक है, जल्द ही उसका लेक्चर आपके पास आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।